चैप्टर ऐसा है कि पहले हम देखेंगे सेकंड में देखेंगे तीन में है ना अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया देयर आर टू अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया में दो अकाउंटिंग सिस्टम यूज किए सिंगल एंट्री सिस्टम कितना ज्यादा तो चलेगा तुमको क्योंकि याद नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम और ध्यान से सुनो तो क्या होता है कि सब कोई अकाउंटिंग करता है और अकाउंटिंग करने के लिए या फिर तुम ऐसा समझो कि छोटा बिजनेसमैन क्या अकाउंटिंग करता है क्या तुमको लगता है कि उसका वाला कोई छोटा होगा कारण डेबिट रिसीवर पेमेंट की होता होगा लेकिन इसमें क्या है एंड वो एक एस्टिमेटेड पेमेंट निकालता है भैया दिन भर में हम 7,000 रुपया की मान लेते हैं या 4-5 हजार रुपया की मान लेते हैं एक महीना बाकी याद बात करते हैं कैलकुलेट डेबिट जाता है उसका एक्सपेंसेस एसेट्स इनकम कुछ भी यहाँ पर नहीं है उसमें एक ही चीज होगी क्या चीज पैसा पैसे निकलता है सारे लिया इसका तो रहता है तुम कुछ लाइन लिया अगर मैं भले के निकल गए हाँ साहब तो क्या कितना है तो और आया तो इट मींस कि वो इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है या फिर हम भी अपनी करते हैं तो हम बिजनेस स्टार्ट किए आज से मानो कि 10 साल 12 साल जब बिजनेस स्टार्ट किए तो क्या करा से और 35 रुपए का करते और कुछ इन्वेस्ट नहीं तो 535 रुपीज मान की इन्वेस्ट मेरे पास जो भी नेट एसेट्स है हम मेरे से 5 लाख कितना कहा तो इतने इनकम जनरेट किए है ना कैपिटल इतने साल निगम में नहीं जाते हैं तो है ना तो ये क्या एग्जैक्टली क्या ये कंप्लीट इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है ना अच्छा सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है ये जनरली स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस अपना प्रॉफिट जैसे तैसे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या कर लेते हैं और उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भर देते हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता किसको सिंगल एंट्री सिस्टम को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है और ना ही कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट करता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है क्या बोले फिर से बोलो ये जो सिस्टम है ये कानूनी रूप से लीगली रूप से एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो ये छोटा मोटा बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जानने के लिए यूज कर सकता है बट बड़ा बड़ा कंपनी इसको यूज किसको यूज नहीं कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम को क्यों ऐसा क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम वाला रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं होता है डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है हर एक एस्पेक्ट को हर एक ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में बांटा जाता है एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है बट इनके सब सिंगल एंट्री सिस्टम बट इनके सब कभी कदार क्या करता है एक ट्रांजेक्शन को एक साइड को लिखा दूसरे साइड को नहीं लिखा लिखेगा नहीं जरूरत नहीं पड़ता उसको है ना कभी कदार करता है दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है कभी क्या करता है दोनों ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देता है माने नॉमिनल को तो लिखता ही नहीं है किसको नहीं लिखता है नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करता है कौन मेंटेन नहीं करता है सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट मेंटेन कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है तो पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है किसको कितना देना है बस ये मत पता है आदमी का कितना लेन देन है वो सिर्फ उसको पता है
है ना, क्या खर्चा किए, कितना का इमली, कितना का चना, कितना का आलू, उतना हिसाब किताब वो करने नहीं जानता है। बस ये जानता है कि पैसा लेके कितना गए, और पैसा दो तीन चीज के बारे में ही जानता है, खाली पैसा के बारे में जानता है। कैश बुक बनाता है, क्या बनाता है, कौन, सिंगल एंट्री वाला। कौन वाला, सिंगल एंट्री वाला क्या मेंटेन करता है, कैश बुक मेंटेन करता है और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, दो ही चीज मेंटेन नहीं करता है। इसीलिए चूंकि कम अकाउंट मेंटेन करना है तो खर्चा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा, है ना। वेरी इनएक्सपेंसिव है, सिंपल है, सरल है। कौन, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है किसकी तरफ। डबल एंट्री सिस्टम में गोल्डन रूल होता है, डायमंड रूल होता है, अमेरिकन रूल होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, गैप होता है, फलाना ठिकाना करके ये बहुत सारा चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच करेगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का यही है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है। किस पे विश्वास किया जा सकता है, किस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। सिंगल एंट्री कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डबल। कौन सा सिंपल है, सिंगल, है ना। सिंगल एंट्री ज्यादा सिंपल है। इनएक्सपेंसिव कौन सा है, खर्चा कम किसमें है, सिंगल में। खर्चा ज्यादा किसमें है, डबल में। कानूनी रूप पे मान्यता किसको है, डबल को। किसको कानूनी रूप पे मान्यता नहीं है, कौन चीज हर एक जगह एप्लीकेबल हो सकता है, डबल, है ना। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कौन, डबल। सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ कौन यूज कर सकता है, स्मॉल बिजनेसमैन। कौन, इनकम टैक्स वाला किसको चाहता है, डबल को। सिंगल को चाहता, कोर्ट किसको चाहता है, डबल को, है ना। कंपनीज एक्ट किसको चाहता है, डबल को। तो सिंगल को कौन चाहता है, छोटा बिजनेसमैन। कौन चाहता है, छोटा बिजनेसमैन। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उस पर उतना ट्रस्ट, जितना की ट्रस्ट किसमें किया जा सकता है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पे भरोसा कर सकते हैं, इसके फाइनेंशियल पोजीशन पे भरोसा नहीं कर सकते, उसके फाइनेंशियल पोजीशन पे भरोसा, क्या ये पूरा रिकॉर्ड करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। किसको, जबकि डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट रिकॉर्ड बोला जाएगा। अच्छा, किसमें साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है, डबल में गोल्डन रूल, है ना। गोल्डन रूल, रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें फॉलो होता है ज्यादा, तो डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम को अनसाइंटिफिक मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वो साइंस वाइंस कुछ नहीं समझता है, बस ये देखता है 200 रुपया फिर 10,200, जितना आया वो मेरा प्रॉफिट, जितना आया वो प्रॉफिट। दिस इज ऑल अबाउट सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। क्या क्या पढ़े हम लोग, फिर से बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में डुअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है ना। इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कभी कभार क्या होता है, कुछ एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ना, किसी ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, कभी कभी दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और कभी कभी बोलो दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हेलो हेलो, कहाँ थे हम लोग, कौन कौन सा, आ जा आदित्य तुम्हारे पास, ठीक है तो पड़ जाएगा। कितना टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम, कितना टाइप का होता है, दो, सिंगल एंट्री सिस्टम और कौन सा सस्ता है, सिंगल। कौन सा महंगा है, डबल। कौन सा अच्छा है, डबल। किसमें साइंटिफिक मेथड यूज होता है, किसमें यूज नहीं होता है, किसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इनएक्सपेंसिव बोलते हैं, सिंगल को, है ना। किसका प्रॉफिट एंड लॉस पे भरोसा कर सकते हैं, डबल। किसके प्रॉफिट एंड लॉस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिंगल का, है ना। किसका पोजीशन सही बताता है, डबल का। किसका पोजीशन, कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करने को बोलता है, इनकम टैक्स, कोर्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो सिंगल एंट्री किसके लिए है, खाली, है ना, बड़े बिजनेस के लिए। समझ में आया क्या बोले, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं किसके अंदर में, मैंने इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर में, मतलब कि अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में यही दोस्त क्या है, टॉपिक है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
क्या टॉपिक है? सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इट इज सच अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। किसके में? सिंगल एंट्री सिस्टम में। किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस मीन्स अंडर दिस सिस्टम, इसके अंदर में क्या होता है? समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, कभी कभी एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड समटाइम्स नो एस्पेक्ट इज, कभी कभी कुछ लिखते हैं, एक लिखते हैं एक नहीं लिखते हैं, कभी कभी दोनों लिख लेते हैं और कभी कभी लिखते ही नहीं है। इसीलिए इस टाइप के ट्रांजेक्शन को, इस टाइप के एंट्री सिस्टम को या अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वाई दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन जो है पूरा कंप्लीट नहीं है। एडवांटेजेस क्या है? किसका एडवांटेज क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम का पहला एडवांटेज, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है ना? कोई भी बच्चा पागल बच्चा भी बता देगा कि 200 लेके गया है, 10,000 200 लेके आया है, तो कितना का इनकम जनरेट किया है? 10,000 का। इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्यों कम खर्चा है? ओनली कैश बुक मेंटेन होता है और कुछ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। किसको मेंटेन किया जाता है? तो इसीलिए ज्यादा खर्चा का जरूरत नहीं है, ज्यादा अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, रात में आया, सुबह 200 लेके निकला, रात में आया, गिन लिया 10,200 और तुरंत प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। कितना? 10,000। अगर डबल एंट्री सिस्टम में रहता तो किसको बेचा, किससे लिया, कितना दिया, किसको कितना खर्चा किया, ये सब क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता, तब जाके आंसर आता कि कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हुआ है। समझ में आया क्या बोले? इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, मानी स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल है। क्या चीज? सिंगल एंट्री। इसके में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है ना? उतना एक्सपर्टाइज नॉलेज का जरूरत नहीं है। डेबिट क्रेडिट नहीं भी जानता है तो भी वो क्या कर लेगा? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लेगा। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, जब मन किया लिखे, जब मन किया नहीं लिखे, जरूरत नहीं है इसका। हाँ, ये बात है कि चूंकि हम कहीं लिख नहीं रहे हैं तो मेरा चोरी होने का चांसेस, अबे पगला, मैंने मेरा अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन किसी के पास लीक नहीं होगी। अगर हम कहीं पे लिख के रखते हैं कि कहाँ से मसाला खरीद कर ला रहे हैं, कहाँ पे मसाला बेच रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि अकाउंटेंट आए और कल के दिन अपना ही दुकान खोल के बैठ जाए, है ना, मेरे जैसा ही। तो उसमें गोपनीयता लीक होने का चांस होता है। किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या था सब? एडवांटेजेस। किसका एडवांटेजेस? अभी अच्छा बात कर रहे थे, किसका? सिंगल एंट्री सिस्टम का। अब बुराई करेंगे जैसे लड़कियां करती हैं, आंटी लोग का। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी वेरीफाइड। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा ना कि अगर एक जगह हम 10,000 लिखे हैं, कितना लिखे हैं, और गजब नशा है तो। हाँ बाबा, तुम्ही पे तो फिदा है। तुम्हें रुक ना रहे, कुछ काम तुम ही फोकस करके करते हैं। कहाँ थे हम लोग? तो कहीं पे अगर 10,000 का कोई क्या कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड करने, चलेगा। किसका नजर? देखो एक बार, बोले कहाँ तक आ गए हम लोग? लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम बोले हम।
arithmetical accuracy of this type of business. ओके मान वो ब्लैक वाला ये दो तो है जिस जिसके हाथ वाला होता है हाँ बोलो दीदी। हो गया हो गया 2 मिनट। ओके ओके समझ गया दिक्कत। हाँ दीदी। कहाँ तक आए थे हम लोग? लिमिटेशन। दो लिमिटेशन क्या बोल रहा है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी वेरीफाइड। मतलब अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में कहीं पे 1000 लिखे हैं और कहीं पे 10,000 लिखे हैं तो वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। बट इन डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, एक साइड में क्रेडिट साइड में 1000 लिखे हैं और डेबिट साइड में 10,000 किए हैं, मैं ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा मतलब समझ जाएंगे कि कहीं ना कुछ गंडगोल है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करना इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, बट इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इट कैन इजीली बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस। कब पता चल जाएगा? ट्रायल बैलेंस बनाने के समय में डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ये चीज पता चलता नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनसाइंटिफिक रूल्स ऑफ मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग। किसको? सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम से सही से प्रॉफिट पता चल जाएगा क्या? नहीं, कैन नॉट बी असर्टेन। ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट कैन नॉट बी असर्टेन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन डिटरमाइंड, है ना? अच्छा, नॉट एक्सेप्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, और ना ही कोर्ट एक्सेप्ट करता है। किसको? सिंगल एंट्री सिस्टम को। और एक बार दो आदमी के बीच में झगड़ा चल गया तो चूंकि हिसाब किताब प्रॉपर मेंटेन नहीं है, इस वजह से डिस्प्यूट हो जाता है सेटलमेंट करने में। क्या करने में? सेटलमेंट करने में। क्या चीज को? सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में। ये सब क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम का लिमिटेशन था। फिर से बोलते हैं, पहला क्या था? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करना या गलती पता करना पॉसिबल नहीं है। अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है? अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ट्रू फेयर व्यू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं होता है। किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है वो सही नहीं होता है। जो पोजीशन पता चलता है वो भी सही नहीं होता है, अंदाजा पे रखा जाता है। टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही कोई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। किसको? सिंगल एंट्री सिस्टम को। और ऊपर से डिस्प्यूट हो जाता है, वो अलग है। डिस्प्यूट हो जाता है, समझ में क्या बोले? दिस ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो एक चीज का लिमिटेशन है वो दूसरे चीज के लिए अच्छा ही हो जाएगा, माने डबल एंट्री सिस्टम के लिए अच्छा ही हो जाएगा कि हाँ कोर्ट के द्वारा लीगली जो है अप्रूव्ड है। क्या है? लीगली, देखो लीगली क्या है? अप्रूव्ड है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। क्या चीज? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? यहां से पढ़ो क्या बोला है? when both the aspect of a transactions are recorded in the books of account, that very system is known as double entry system। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। as the both aspect of this each transaction and every transactions are recorded in the books of account, सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कब? अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं तब। व्हाट आर द एडवांटेजेस? ये क्या है? इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये एक प्रॉपर तरीका है अकाउंटिंग करने का। इसके अंदर में किसी भी टाइप का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगा कि हम हिसाब किताब सही किए हैं या नहीं। कहीं ना कहीं जाके तुम अटक जाओगे। किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको?
साइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। क्या है? ट्रू एंड, और जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है वो भी सही सही पता चलता है। लीगली अप्रूव्ड है मतलब टैक्स डिपार्टमेंट, कंपनी डिपार्टमेंट, कोर्ट, सब कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या है? एग्री है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। किसको? डबल एंट्री सिस्टम को। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये इतना इजी नहीं है जितना साइंस वाला समझता है कि कॉमर्स है ना? उतना इजी नहीं है, लेबोरियस है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफाई करो, समराइजिंग करो, फिर एनालाइज करो, फिर इंटरप्रेट करो, फिर कम्युनिकेट करो, है ना? 7-8 ट्रांजेक्शन ऐसी स्टेप है क्या करने का? अकाउंटिंग को कंप्लीट करने का। क्या करने का? तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अच्छा, साथ ही साथ अकाउंटेंट चाहिए मेरे को हिसाब किताब करने के लिए, उसको अलग से सैलरी देना पड़ेगा, उसको अलग से क्या देना पड़ेगा? सैलरी। दैट इज वाई ये कॉस्टलियर क्या है? सिस्टम है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ स्मॉल बिजनेस। किसके लिए सही नहीं है? स्मॉल। खाने का पैसा नहीं है, गांव में ढिढोरा। नहीं समझ में आया? मतलब कि अकाउंट मतलब फुचका बेच के कितना ही इनकम जनरेट कर लें कि हम एक अकाउंटेंट को रख लें, उसको सैलरी देंगे महीना महीना, पॉसिबल नहीं है ना? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। जिस किसी किसी को बच्चे को अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आता है और किसी किसी को एकदम माथा के ऊपर से जहाज जैसा क्या हो जाता है? उड़ जाता है ना? चलेगा? ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम और डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इसको कॉपी करोगे तुम लोग? कॉपी भी करना पड़ेगा। हाँ, भेज देंगे ना बाबू, तुम घरे जाकर डिलीट कर देगा का? देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 3 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है? क्या चीज को? अकाउंटिंग को। एक बार के लिए प्रोजेक्ट ऑफ करो। हाँ, अकाउंटिंग को 3 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा होता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस सीख ले, फिर हाइब्रिड बेसिस सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइप का होता है? कहाँ कर रहा है? कहाँ देख रहा है? नशा? अबे सोमवार को पिया करो। सब दिन तुम्हारा चल रहा है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि वी विल रिकॉर्ड ऑल आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैश। मतलब नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कैसे करेंगे? इनकम या रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश रिसीव करेंगे, और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको एक्चुअल में पेड करेंगे। जैसे मानो कि यहाँ पे रूम में एसी खराब हो गया था, उसको रिपेयर कराने के लिए एक मिस्त्री बुलाया, है ना? जान पहचान का मिस्त्री था। वो आया, साफ सुथरा किया, साफ सुथरा करके जाने लगा, उसका 500 रुपए का बिल बना, है ना? हम उसको पेड नहीं किया, हम बोले कि 2 दिन बाद दे देंगे हम। तो क्या ये खर्चा नहीं था मेरा? अगर कैश बेसिस होता तो हम 2 दिन बाद जब देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्रूअल बेसिस है तो जिस दिन काम हो गया, खर्चा हो गया, उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट। समझ में आया क्या बोले? तो अगर हम पेड नहीं किए, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। अच्छा, वर्कर बोल रहा था कि जो रिपेयर करने वाला बोल रहा है कि सर आपका एक मशीन खराब है या रिपेयर का एक छोटा सा पार्ट क्या है खराब है, उसके लिए 2000 रुपया लगेगा। तो हम उसको 3000 रुपया एडवांस दे दिए। तो एडवांस दे दिए तो कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड हो जाएगा 3000 रुपया, लेकिन एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा। जितना खर्चा होगा उतना ही रिकॉर्ड होगा, जो खर्चा नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया? किसमें? कैश बेसिस क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, वेयर एज एक्रूअल बेसिस वो रिकॉर्ड करता है जब इंकर्ड हो जाए। जब जैसे 1 तारीख को महीना लगता है तुम लोग का, 1 तारीख को फीस ड्यू हो गया, रिसीव 10 दिन बाद होगा, 12 दिन बाद होगा, वो मैटर नहीं करता है। हम इनकम कब का जोड़ेंगे? 1 तारीख तक। कितना तारीख तक? लेकिन कैश बेसिस में कब जोड़ा जाएगा? जिस दिन एक्चुअल में कैश रिसीव होगा उस दिन। जिस दिन एक्चुअल में रिसीव होगा। कौन सा इजी है? सिंपल कौन सा है? कैश, क्योंकि पैसा तो सबको समझ में आता है। ये सिंपल है। कौन सिंपल है? कैश। ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किस चीज का? आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, एक्रूड का, मिलना बाकी है या फिर देना बाकी है, उन सब का एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ता है किसमें। अच्छा, अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम लोग को एक्रूअल बेसिस फॉलो करना चाहिए। कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हमको कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए। फिर से बोलो, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? क्या फॉलो करो? एक्रूअल बेसिस। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? कैश बेसिस को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? वी रिकॉर्ड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर हेल्प अस टू जनरेट आवर रेवेन्यू। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल में काम करता है। किसमें काम करता है? कैश बेसिस में काम नहीं करता है। अगर मानो कि हम सामान बेच दिए लेकिन कैश में बेचे नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन खर्चा तो कैश पेड कर दिए, खर्चा का कैश पेमेंट, तो कैश का पेमेंट जो हो गया है वो तो खर्चा हो गया पेमेंट, लेकिन कैश का रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कौन? जबकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। कैश बेसिस उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल है। क्या है? लाइक डॉक्टर, लॉयर, है ना, टीचर्स, उन लोग के लिए क्या अच्छा रहेगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या चीज? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट इन केस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, किसके लिए? बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए क्या अच्छा रहता है? एक्रूअल, है ना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, whereas accrual basis of accounting records cash as well as credit transaction। किसको किसको रिकॉर्ड करता है? कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन? एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस किसको किसको रिकॉर्ड करता है? कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जबकि कैश बेसिस क्या रिकॉर्ड करता है? किस पे ज्यादा भरोसा करेंगे हम? एक्रूअल पे। किस पे ज्यादा भरोसा करेंगे? ये ज्यादा रिलायबल है इन कंपेयर टू कैश बेसिस। कौन ज्यादा रिलायबल है? एक्रूअल बेसिस ज्यादा रिलायबल है इन कंपेयर टू कैश बेसिस। कोई दुख है किसी को जिंदगी में? किसमें एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ता है, किसमें एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है? एक्रूअल में एडजस्ट करना पड़ता है, कैश में एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ सही है। किसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा दिखाएगा? एक्रूअल का। किसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाएगा या सही नहीं दिखाएगा? कैश का। किसका? कैश का। सब कुछ एकदम आता है तुमको। इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होता है? कैश बेसिस पे। कैश हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं हुआ है तो, जबकि इसमें कैश एंड क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होगा एज वेल एज किसमें? एक्रूअल में। किसमें? एक्रूअल में। एक और आता है कौन? हाइब्रिड बेसिस। कौन सा बेसिस? हाइब्रिड बेसिस का क्या कहानी है? हाइब्रिड बेसिस बोलता है कि जितना भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू माने इनकम, रेवेन्यू माने इनकम को रिकॉर्ड करो कैश बेसिस पे। इनकम को रिकॉर्ड करो, जब रिसीव हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं रिसीव हुआ है तब तक रिकॉर्ड मत करो। लेकिन डॉक्टर लोग का कभी सुने हो कि आउटस्टैंडिंग डॉक्टर साहब आज बुखार चेक कर निकाले हमारे वक्त 100 रुपया दे, होता है क्या? नहीं, वो लोग साथ ही साथ देखता है, साथ ही साथ कैश क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसका इनकम को रिकॉर्ड करो किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। किस? जबकि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो एक्रूअल बेसिस पे। किसको रिकॉर्ड करो? किससे? हाइब्रिड बेसिस बोलता है कि वी विल रिकॉर्ड ऑल आवर इनकम ऑन द कैश बेसिस। इनकम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे, वेयर एज वी रिकॉर्ड ऑल आवर एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस। जैसे मानो कि मेरे को रिपेयर का खर्चा देना है तो हम दे ही देंगे, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट से रिसीव करना है, कब रिसीव होगा हमको खुद पता नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीजन हो ही सकता है, ऊपर नीचे डेट का होने का, है ना। 10 तारीख है तो 15 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख हो ही सकता है। तो मानो कि बहुत किसी का तबीयत खराब है, वो आ नहीं पा रहा है, तो उसका जब रिसीव होगा तब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा बेसिस में? क्या? हाइब्रिड बेसिस में। जब रिसीव होगा रेवेन्यू या इनकम तब रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? जब इंकर्ड हो जाएगा, चाहे पेड करे चाहे ना। अभी जेरोक्स मंगाया, जेरोक्स मंगा के सबको क्या कर दिए? बांट दिए। क्या एसेंशियल मेरे से पैसा लिया? अभी नहीं, वो लेगा, वो लेगा इन फ्यूचर। अभी खाता में चढ़ा दिया है तो क्या वो मेरा खर्चा नहीं हुआ? खर्चा हुआ, तो हम खर्चा दिखाएंगे, खर्चा
दिखाएंगे, और इनकम किसके तरफ से दिखाएंगे? कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे? तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड का खासियत क्या है कि इसमें इनकम दिखाया जाता है कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस दिखाया जाता है एक्रूअल बेसिस पे। जबकि इसमें क्या है, कैश बेसिस में इसमें एक्सपेंसेस और इनकम, देखो ना अमन कोई है क्या बाहर, इसमें एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही दिखाया जाता है। इसमें कैश बेसिस पे दिखाया जाता है इनकम और एक्सपेंसेस, इसमें एक्रूअल बेसिस पे और इसमें इनकम दिखाया जाता है कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस दिखाया जाता है एक्रूअल बेसिस पे। दुख है किसी की जिंदगी में? अब इसको थोड़ी देर में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार सीट दिया ना, पढ़ो उसको। हाय, क्या हो आ रहे हैं हम तुम्हारे पास, हेलो, आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। तो एक बार टॉपिक का नाम है कैश बेसिस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बेसिस ऑफ, पहला क्या है, कैश बेसिस। इस बेसिस में क्या होता है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ all the revenue incomes received in cash and all the revenue expenses paid in cash is called cash basis of accounting। क्या बोला जाता है उसको? कैश बेसिस ऑफ। जबकि इन केस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, हम चीजों को कैसे लिखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का कोई भी इनकम, ऑल द रेवेन्यू इनकम and revenue expenses of that accounting period without considering the fact, ये बिना देखे हुए कि कैश रिसीव या कैश पेमेंट हुआ है या नहीं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस टाइप पर रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अब बात करें इनकम का, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम कब होता है? इस केस में जब रिसीव हो जाता है तब, जब इनकम रिसीव इन कैश होता है तब। जबकि इसमें क्या होता है, व्हेन इनकम अर्न इन एन अकाउंटिंग पीरियड, जब एक अकाउंटिंग पीरियड में कमा लिए, भले रिसीव 2 महीना बात करें तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। किसमें? एक्रूअल बेसिस में। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जब पेड करेंगे कैश में तब रिकॉर्ड होता है। क्या चीज? एक्सपेंसेस। जबकि इसमें एक्सपेंसेस कब होता है, जब इंकर्ड हुआ, जब आया रिपेयर करके चला गया तभी हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। किसमें? एक्रूअल में। ना कि कैश पेमेंट का इंतजार करेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट का किसमें अच्छा प्रभाव होता है? एक्रूअल में। किसमें? इट डज नॉट एक्सिबिट ट्रू फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिजल्ट जो है अच्छा दिखाता या सही नहीं दिखाता है। कौन सही नहीं दिखाता है? कैश बेसिस। जबकि इट एग्जिबिट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट बिकॉज इट कंसीडर बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों को ट्रांजेक्शन को कंसीडर करता है, इस वजह से ये ज्यादा सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जबकि ये बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एडजस्टमेंट किसमें होता है, किसमें नहीं? इसमें नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, एक्रूड और प्री रिसीव्ड इनकम से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट को किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं होता है कैश में, कैश बेसिस में, जबकि इसमें फॉलो होता है, प्रॉपरली फॉलो होता है। चलेगा? रिलायबिलिटी किस पे विश्वास ज्यादा होगा, है ना, मोर रिलायबल है कौन? क्योंकि इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि कैश बेसिस इज नॉट रिलायबल, उसपे भरोसा नहीं किया जा सकता है। किस पे?
सिंप्लिसिटी की बात करें, ऑब्वियसली ये खराब रास्ता हमेशा आसान लगता है, खराब रास्ता हमेशा, तो कैश बेसिस हमेशा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल और वेरी इजी है ना, लेकिन आसान रास्ता हमेशा क्या होता है, खराब होता है। क्या होता है, खराब होता है। हमेशा डिफिकल्ट रास्ता ही ज्यादा अच्छा, जो जैसे सीए कोई करना चाहे, तो ये आसान रास्ता तो है नहीं, है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर उतार चढ़ाव और डिफिकल्टीज आएगा, है ना, लेकिन सक्सेस वहीं से मिलेगा, खुद से बिकम करके कुछ होने का जाने का। सुटेबिलिटी, कैश बेसिस किसके लिए सुटेबल है, प्रोफेशनल के लिए, किसके लिए, लाइक डॉक्टर, लॉयर एंड ऑल, जबकि ये बेसिस किसके लिए एप्लीकेबल है, बिजनेस इंटरप्राइज के लिए, किसके लिए, कंपनीज एक्ट में इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि इसको रिकॉग्निशन है। इनकम टैक्स में अलाउ है टू यूज दिस सिस्टम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्रूअल बेसिस को अलाउ नहीं करता है, चलेगा। अब थोड़ा सा हाइब्रिड पढ़े थे हम लोग, इनकम ऑफ आर अकाउंटेड ऑन द कैश बेसिस, इनकम जो एक रिकॉर्ड होता है वो कैश बेसिस पे, और एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन द एक्रूअल बेसिस, कौन से बेसिस पे, मिक्सर ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस, कौन सा, कैश एंड, ओनली दोज इनकम विच आर कंसीडर्ड विच आर रिसीव्ड इन कैश, जो रिसीव हो गया उसी को इनकम मानेंगे, लेकिन खर्चा के टाइम में जो रिसीव हुआ है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं रिसीव हुआ है, जो नहीं पेड हुआ है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। बस इसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, और तो कुछ है नहीं, अगले दिन पूछेंगे। हाँ,